अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। एक दफा फिर इसी डेवलपिंग स्टोरी पर नजर डालते हैं और लम्हा बलम्हा जो बदलती हुई सूरत हाल है अफगानिस्तान की आपके सामने फिर पेश करने जा रही हूं। अब यह है कि ओआईसी का गैर मामूली इजलास नाजरीन, इस 57 मेंबर जो तंजीम है उसने बुलाया आज अफगानिस्तान की पूरी सिचुएशन पर। फिर जाहिर है एक स्टेटमेंट इसके बाद जारी किया गया। बहुत इंपॉर्टेंटली ये कहा गया है कि अफगानिस्तान में जो भी आने वाला सेटअप है या आने वाली हुकूमत है उनको इंश्योर करना होगा कि अफगानिस्तान किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो दहशतगर्दी फैलाने के सेंस में। और अफगानिस्तान में जो वहां के लोग, अफगान लोग जो मुश्किलात जो अपने गुजार चुके हैं या जो दुश्वारियां सह चुके हैं वहां पर प्रोलॉन्ग्ड वॉर की वजह से, अब वक्त आ गया है कि उन तमाम चीजों का अजाला हो अफगान अवाम के लिए और उनके हक में तमाम चीजें डिसाइड हों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और खुश असलूबी से ये मामला तय पाएं। यानी कि नाजरीन, इससे पहले भी हम आपसे जो मोरलेस अर्ज करते आए हैं कि पूरी दुनिया की एक तरह से यहाँ पर अटेंशन मरकूज है और पूरी दुनिया ये देखना चाहते हैं कि ये जो ट्रांजिशन इस वक्त है ये अफगानिस्तान में कितना खुश असलूबी से हो पाता है या नहीं हो पाता। ये एक चीज है जो तमाम के लिए इस वक्त डिसाइसिव फैक्टर होगी। और ये भी बात है नाजरीन के बैनुल अक़वामी रेडार पर या खबरों में एज सच अफगानिस्तान जो कि एक एब्सेंशिया का शिकार रहता था या अफगानिस्तान का उस तरह से तस्करा नहीं रहता था, अब हर तरफ इसी की गूंज है, अब हर तरफ यही जिक्र है। अब यानी कि पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो अब इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि इसका अब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकल आए और पॉलिटिकली तमाम जो ग्रुप्स हैं, तमाम धड़े जो हैं वो यहाँ पर खुश असलूबी से मिलकर फैसला करें। और अगर हामिद करजई, अब्दुल्ला इस तरह के लोग भी इस वक्त नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठे हैं तो ये बातें इतनी दूर दराज भी नजर नहीं आती नाजरीन। यानी कि कुछ अच्छी उम्मीदें, उम्मीद की किरण नजर आ रही है इन तमाम उमूर को लेकर। तो खैर ये अब बातें आगे देखने वाली हैं। ओआईसी ने यह भी कहा है कि भरपूर तौर पर सपोर्ट किया जाएगा जो भी अफगान जो गवर्नमेंट आती है और उनको जब तक लोगों का सपोर्ट हासिल होता है तो उसी चीज को ओआईसी भी, यानी कि ये तमाम जो मेंबर कंट्रीज हैं वो फुली सपोर्ट करेंगी। ये भी एक अच्छी बात है, खुश आइंद चीज है। जाहिर है इस पूरी लम्हा व लम्हा जो बदलती हुई सूरत हाल है, हमारी कोशिश है कि हम उसका पूरा जो थॉरो फॉलोअप है वो आपके साथ रखें। आज अपने पहले मौजू के तहत इसी को हम टेबल करने जा रहे हैं। और जब हम ओआईसी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें आपको पता है कि अक्सर व बेशतर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन शामिल है। असाइड द ओआईसी कंट्रीज जैसे टर्की है, उन्होंने भी काफी हद तक नाजरीन पॉजिटिव सिग्नल्स दिए हैं, आपके इल्म में हैं, और उनकी स्टेटमेंट्स खासी खुश आइंद हैं अफगानिस्तान में किसी भी आइंदा आने वाले सेटअप को लेकर। अब प्राइमरी सवाल नाजरीन ये एक तो रखने जा रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के एतबार से, और दूसरा अगर पाकिस्तान स्पेसिफिक नाजरीन सवाल हम करें, दो बातें हैं पते की। एक तो ये कि राइट इन द नेबरहुड जो सूरत हाल है, क्या पाकिस्तान उस सूरत हाल को अपने अंदर रिफ्लेक्ट ना हो, ये हम लोग कितना इंश्योर करेंगे, कितना हमारे लिए इंश्योर करना जरूरी है। ये दो बातें हैं जो कि इस वक्त ऑन टेबल करना हम लोग चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पोरस बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, बहुत लंबी बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान शेयर करते हैं। उस सूरत में और जाहिर है कल्चरली, सोशली बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे उमूर हैं जहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान करीब तर हैं। तो ऐसे में नाजरीन वहां की रिफ्लेक्शन पाकिस्तान पर कितनी आती है ये हम तमाम को पता है, लेकिन उसके खुदा ना ख्वास्ता कोई मुज़िर असरात जो भी इस ट्रांजिशन के हैं वो पाकिस्तान की तरफ ना आए, ये चीज भी हमने इंश्योर करनी है। वो चीज कैसे की जाए, इस पे पार्लियामेंटेरियंस क्या सोचते हैं, पूरी कौम को इस पे एक कॉन्फिडेंस में लेना होगा। और जो हमारे तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं या हमारे इवन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी भी इसमें एक आवाज होनी चाहिए। आपको पता है कि ऑपोजिशन की तरफ से ये बात भी की जा रही है कि इसके ऊपर पार्लियामेंट का भी इजलास बुलाया जाए। इज दैट इन द ऑफिंग टू, ये भी हम लोग बात करने जाते हैं, ये भी आज कोशिश करते हैं कि पता करें। और दूसरी बात ये भी नाजरीन कि ये तो अफगानिस्तान स्पेसिफिक है, फिर इसके जो भी रिफ्लेक्शंस पाकिस्तान में आएंगे इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा नजर अगर डालें तो इसके मुज़िर असरात पाकिस्तान तक ना आए, ये चीज हमने कैसे इंश्योर करने हैं। सिर्फ और सिर्फ इसकी पॉजिटिविटीज रिफ्लेक्ट हों, और इसी वजह से पाकिस्तान बहुत अरसा दराज से ये कहता आया है कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब ये है कि एक तरह से पाकिस्तान में अमन। ये बातें भी बड़ी इसके भी दो एक एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम लोग अगले आने वाले सेगमेंट में एक एस्पेक्ट को कवर करेंगे। तो लेकिन फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद अफगानिस्तान, और ये तमाम जो पार्लिमानी इसका एक एस्पेक्ट है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं, और किस तरह से पार्लिमानी अब सतह पर ये जरूरी है कि अवाम को हम एक स्ट्रेटजी के तहत
ऑन बोर्ड लें, कॉन्फिडेंस में लें पाकिस्तान की अप्रोच को लेकर। तो आई एम जॉइंड बाय नन अदर देन मोहसिन अजीज साहब, पीटीआई से हमारे साथ मौजूद हैं, ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद हैं इस हमारे पहले सेगमेंट में। और आई एम ऑल्सो ग्रेस्ड बाय लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब फ्रॉम द पीएमएलएन। बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ जनरल साहब मुझे स्काइप से ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन, दोनों बड़े सीनियर सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं। मैं अगर आगाज करूं मोहसिन साहब, इफ वी मे नो फ्रॉम यू फर्स्ट, आप अगर बात का आगाज करें। एक तो ओआईसी ने मुकम्मल हिमायत की बात की है, फिर अब ये भी इंटरनेशनली स्पीकिंग एक सवाल है कि तालिबान अगर आइंदा हुकूमत बनाने में कामयाब हो पाते हैं दीगर के साथ मिलकर, कितनी उसकी रिसेप्शन या कितनी उसकी एक्सेप्टेंस होगी, खास तौर पे अगर ओआईसी की हम लोग बात करें आज के स्पेसिफिक तनाजुर में, चूंकि उन्होंने गैर मामूली इजलास बुलाया है इस पूरे मामले पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मोना। सबसे पहले तो ये बड़ी अच्छी बात है कि बड़ी मुद्दत के बाद सोए सोए जो है ओआईसी अब जाग गई है और बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने सब्जेक्ट को टेक जो है उनको कंसिडरेशन के लिए सामने रखा है। मैं समझता हूँ कि ओआईसी की इस वक्त बहुत बड़ी ज़रूरत है और इसलिए ज़रूरत है कि ये तमाम जो मुस्लिम उम्मा है उनको ये समझना होगा कि इस खत्ते में अमन के साथ हमारी जो है फ्यूचर जो है वो पनाह है। अमन होगा तो यहाँ पे जो है स्टेबल जो यहाँ पे सिचुएशन होगी, उससे हमारी तिजारत भी बढ़ेगी, हमारे लोगों को यहाँ पे फवायद भी मिलेंगे, रोजगार भी मिलेगा और यहाँ पे जो है हमारी आने वाली जनरेशन उसका फायदा लेंगी। देखिए, अभी बात जो हमें समझ आती है वो ये है कि एक तो हमें ये समझना है कि एक मजबूत अफगानिस्तान, एक स्टेबल अफगानिस्तान, एक इकोनॉमिकल वाइबल अफगानिस्तान पाकिस्तान की जरूरत है। और पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि अफगानिस्तान हर लिहाज से जिस तरह भी हो स्टेबल रहे, क्योंकि अगर वो स्टेबल नहीं रहता तो उसका जो है इन्फ्लक्स है, उसकी जो भी होती है फ्लो जो है वो पाकिस्तान की तरफ आता है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो या चाहे इकोनॉमिक सिचुएशन हो या जो भी इसके साथ लिंक होता है। खैबर पख्तूनख्वा ने जो है इन पर्टिकुलर और पाकिस्तान इन जनरल जो है बहुत सी जो है कुर्बानियां दी हैं इस जो है वॉर के अंदर। हमारे जो है तो तकरीबन 150 बिलियन डॉलर हमारे इसमें इकोनॉमिकली हमने लूज किए हैं। हमने यहाँ पे शहादतें दी हैं अवाम की, फौज की, उसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली जो एजेंसीज होते हैं सब ने वो दी है। अब बात यह है कि इस वक्त जो हमारे सामने सिचुएशन है एक तो फ्लूइड है, लेकिन जो चीज सामने आती है उसको आदमी कुछ स्टडी करना चाहिए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह इन्होंने अभी की है तालिबान ने वो बड़ी खुशाइन थी। उसमें जो उनकी अभी तक जो मूव्स है वो बड़ी स्टेबल है, वो बड़ी अच्छी मूव्स है और उसमें जो है इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात भी हो रही है। उसमें ये बात भी हो रही है कि उनका जो इलाका है, उनका जो मुल्क है वो किसी तरीके से किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होगा। उन्होंने एमनेस्टी का भी काफी हद तक ऐलान किया है कि जो वहाँ पे हालात गुजरे हैं उसमें आम माफी का एक तरीके से ऐलान किया है। तो ये वो चीजें हैं जो कि पाकिस्तान के लिए और अपना जो है अफगानिस्तान के लिए ये काफी खुशाइंद है। हमें इस वक्त ये चाहिए कि सिचुएशन को देखते भी रहे, हमें एडवाइस जरूर देना चाहिए, उनको जरूर बताना चाहिए कि आप इसको सोचें करें, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी जिद्दोजहद के बाद वो खुद भी जो है ये इस सोचने पर आमादा भी है और मैं समझता हूँ इस सोच के लिए उनकी अपनी जो डायरेक्शन है वो भी बड़ी समझता हूँ कि काफी क्लियर है कि वो एक स्टेबल अफगानिस्तान चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पास्ट को किसी तरीके से फॉरगिव करके एक मजबूत अफगानिस्तान की तरफ वो आगे चलें। और हमारी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि जहाँ पे कि उनकी कोई किसी किस्म की हम मदद कर सकते हैं हम जरूर मदद करें, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान बसते हैं, ज्यादातर मुसलमान बसते हैं, पख्तून बसते हैं और अगर वहाँ पे इन फाइट किसी तरीके से होती है और दोबारा खुदा ना खास्ता किसी तरीके से वहाँ इंसर्जेंसी होती है और इनकी गवर्नमेंट इस तरीके से बनती है कि कोई आदमी एक कबीला या एक सेक्ट जो है खुश होता है और दूसरा नहीं होता, एक इलाका खुश होता है और दूसरा नहीं होता, तो ये फिर एक नई जो है इनके अंदर जो है एक जंग को एक जो है उस मुसीबत को फिर जन्म देगा। क्योंकि हम समझते हैं हमें अवॉइड कराना चाहिए। और ओआईसी के भी जो हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, जो लीडर्स हैं, उनको भी ये देखना चाहिए कि इनमें जिस तरीके से भी है इनमें एक पायदार और मजबूत इनमें जो है अमन लाने की और सुलह कराने की कोशिश की जाए
क्योंकि आप जानती है कि पिछले 20 साल में इनके मुख्तलिफ जो है इनके जो है फैक्शन बन गए थे और मुख्तलिफ लोग अपनी तरफ से उनकी जिद्दोजहद एक ही थी कि गैर मुल्की को वहां से निकाला जाए, लेकिन वो हर अपनी तरीके से उसको हैंडल कर रहा था। बिल्कुल, इसलिए हमारे को जो है इत्तेहाद करवाना हम OIC का और हमारा एक काम है जो कि हमें करना चाहिए और इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और OIC को यकीनन इसमें मजीद अपना जामे किरदार अदा करना है। मोहसिन साहब, जाहिर है जनरल साहब की तरफ मैं बढ़ती हूँ और आप दोनों से यही जानने की हम कोशिश करते हैं कि व्हाट मस्ट पाकिस्तान डू, और क्या इस पे हमारी एक यूनिफॉर्म स्ट्रेटजी आप तमाम को मिलकर क्या ये जरूरी नहीं है, चूंकि असेंबली के इजलास का भी अब कहा जा रहा है। तो जनरल साहब, टू यू, एक तो इनिशियल आपका इस पे रिमार्क, और दूसरा ये कि एक काफी वेलकम स्टेप है। बिल्कुल ये बात जैसे अभी मोहसिन साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान को एक मोर और लेस तो वेट एंड वॉच की चीज रखनी चाहिए, ज्यादा इसमें हमें खुद भी इंटरवीन नहीं करना चाहिए, वहां के लोग खुद डिसाइड करें, नेगोशिएशंस वो खुद अपने तौर पर करें और हम सिर्फ उसको इनकरेज करें। बट ऑन द अदर हैंड सर, ये भी है कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं कि इवैक्यूएशन का एक जो अमल है उसको आगे बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान में PIA की खुसूसी फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं, वो ऑपरेट हो रही हैं, और यूरोपियन यूनियन के काफी ममालिक हैं जो कि इन्हीं फ्लाइट्स को अवेल कर रहे हैं इस इवैक्यूएशन के लिए। तो हाउ डू यू सी दिस सर? सो फार पाकिस्तान ने इसमें क्या एक्ट किया है और होने क्या जा रहा है अफगानिस्तान में? तालिबान का क्या रिसेप्शन अभी तक मौसूल हो रहा है बैनुल अक़वामी सतह पर? जी मोना, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये OIC का ये जो हंगामी इजलास हुआ ये बड़ा खुश आइंद है, और मैं ये एक बड़ा पोटेंट फोरम है अगर ये काम करे तो। आप ये देखें कि दुनिया के 57 ममालिक हैं जिनके पास अगर आप 50% इनके पास ज़खायर हैं जो मिनरल दौलत से माला माल हैं। माला माल हैं ये। सऊदी अरेबिया आप कतर देख लें, सऊदी अरेबिया देख लें, इवन ईरान देख लें, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक देखें, कैस्पियन सी देखें। लेकिन इसके बावजूद हम गैर मुअस्सर इसलिए हैं कि हम एक अफगानिस्तान है, एक कश्मीर है और एक पैलेस्टाइन है। वहाँ हम अपने मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए OIC फेल हुआ है। तो अगर ये, जैसे मोहसिन भाई ने कहा कि अगर ये बैठ के अभी इनको ख्याल आया है, तो ये इस तरह का अगर एक फोरम बना के अपना जोर डालें और यूनाइटेड नेशन में भी उठाएं और फिर दोस्त ममालिक जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वहां इसको पजीराई दिलाएं, तो हम मसाइल को हल कर सकते हैं। तो एक तो मैं ये कहूँ। दूसरा, OIC का ये एक है कि जी अफगानिस्तान के जिस चीज में हम सपोर्ट करते हैं तालिबान को कि वो आके हुकूमत बनाए और वो इंक्लूसिव हो, ऑल इंक्लूसिव। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी एक डायरेक्शन है, क्योंकि माजी में अमेरिका समेत, आल्दो अमेरिका का क्लेम बड़ा बोगस था कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन से 9/11 हुआ, वो तो नहीं हुआ था, लेकिन चीन का गिला था, ईरान का गिला था, और पाकिस्तान तो वर्स्ट हिट था कि हमारे तो इंडिया ने वहां से लॉन्चिंग पैड, उधर BLA को लॉन्च और इधर TCP को लॉन्च करके हमारी मैरान बेस, कामरा बेस, GHQ, आगे ISI हेडक्वार्टर्स, पब्लिक, अपने वकाला, पुलिस, बहुत तबाही की। और हमें इस पिछली जंगों में कुछ 30 लाख के 40 लाख तक महाजरीन भी हमारे पास हैं। अभी हमें क्या करना चाहिए? आपका ये क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने एक रियासती पॉलिसी पे अमल पैरा है जो कि काबिल तारीफ है। शुरू से ये कहा कि हम किसी लिहाज से भी डिक्टेट नहीं करना चाहते अफगानिस्तान में किस किस्म का निजाम हो और कौन हुकूमत में आए, लेकिन हम फैसिलिटेट जरूर करते हैं और करते रहेंगे, बिकॉज अफगानिस्तान हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, लैंड लॉक्ड है, ट्रांजिट ट्रेड हम पे डिपेंडेंट है, उनके ये मेडिकल हॉस्पिटल के ऊपर उनकी जो फीड है, यानी जो और ये मसला है। तो आल्दो हमने बॉर्डर को फेंस किए हुए, लेकिन रेगुलर जो हमारी क्रॉसिंग प्लेसेस हैं उनके ऊपर जो हुकूमतें हैं या जो भी अदारे हैं वो मौसर तरीके से कर रहे हैं। हम हमारी सिंपैथी अफगान भाइयों के साथ है। हम ये चाहते हैं कि वहां हजारा, ताजिक,
उज़्बेक, पश्तून हमारे भाई जो कम उधर हैं, ज्यादा हमारे पास हैं, ये अपनी एक हुकूमत बनाएं और दूसरा ये ज़हन में रखें कि अभी ये 90s वाला दुनिया नहीं है, अभी दुनिया बदल गई है, लोगों के नैरेटिव बड़े तेज हो गए हैं, बहुत से जख्मी और शेर सर तालिबान भी कहते हैं कि हम भी बदल गए हैं, वो हम भी 90 की दिहाई वाले नहीं है। जी जी जी, ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से बजरू या जख्मी शेर जो जिनको इन्होंने मार भगाया यहाँ से, हिंदुस्तान समेत नेटो की फौजें, अमेरिका, वो अभी इसको ऐसे जल्दी हजम करना उनके लिए मुश्किल है। Absolutely, हाँ। पाकिस्तान के ऊपर नाम आता है कि ये अभी मैं अगले दिन सुन रहा था कि इंडिया का एक कर्नल इंटेलिजेंस का वो कह रहा था हम सल्यूट करते हैं पाकिस्तान फौज और ISI को। ये वो दरअसल अपने नैरेटिव को सपोर्ट करना चाहते हैं कि जी ये तो अफगानों ने कुछ उन्होंने बैक किया है, यस, हमें उसको नेगेट करना है। ये सब अफगानों की अपनी एफर्ट है और हम दुआ गो हैं कि इनकी एक ऐसी हुकूमत जो कि इंटरनेशनल बिरादरी को अपने साथ लेके चले और इनकी 90% इकोनॉमी फॉरेन एड पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए ये किसी को नाराज न किया जाए। ये आर्ट ऑफ गुरीला वारफेयर तो जानते हैं, बिल्कुल, आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी में भी अभी ये इनिशिएट तो हो गए हैं, बट बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, अभी काफी गुंजाइश है उनके लिए। यस, अच्छा मोहसिन साहब, टू यू, आपने सुना जनरल साहब के व्यूज, वो बिल्कुल राइटली सो के पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी बता दिया है कि हम TTP के खिलाफ एक्शन की बात जुम्मे को ही पाकिस्तान ने बावर कराई है और तालिबान तक ये बात पाकिस्तान की तरफ से पहुंचाई गई है। इसमें कोई कॉन्क्रीट कोई पेशरफ्त एक्सपेक्ट की जाए पाकिस्तान की तरफ से? फर्स्टली टू यू सर, और दूसरा ये भी फरमाइएगा कि ये जो तालिबान भी कहते हैं कि हम भी बदल गए हैं, यकीनन दुनिया भी ये 90 की दिहाई नहीं है, तालिबान भी बार बार ये अश्योर करा रहे हैं, क्या इस अश्योरेंस पे यकीन रखा जाए? देखिए, बात ऐसी है कि ये पिछले 20 साल में 25 साल में दुनिया ने बहुत सी चेंजेस देखी हैं, चाहे वो जो भी शुबा है उसमें देखें तो उसमें बहुत सी चेंजेस आई हैं। ये तमाम ममालिक को मालूम हो चुका है कि ये जो है एक दूसरे को सपोर्ट करने के साथ ही बका है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में ही बका है, तिजारत करने में ही बका है। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो अवाम है, उनकी बहबूद, उनके लिए तालीम करने में ही बका है। अगर वो नहीं होगी तो स्टोन एजेस में अगर लोग चले जाएंगे तो वो फिर जो है वो बिल्कुल अलहदा होकर रह जाएंगे और दुनिया उनसे जो है बिल्कुल खाइफ रहेगी और वो दुनिया में कहीं भी मूवमेंट नहीं कर सकते। देखिए, इमरान खान ने बड़ा एक स्टैंड लिया था, हमेशा से हमारी पार्टी का ये था कि ये जंग जो है अफगानिस्तान के जो हालात हैं, अफगानिस्तान के जो मामलात हैं, अफगानिस्तान के जो हम फ्यूचर चाहते हैं, जंग उसका आंसर नहीं है। और हमेशा से यही कहा गया था कि जब तक आप बात नहीं करेंगे तो उस वक्त तक जो है ये मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। और यही चीज हमारे जो यहाँ के जो ये हुकूमत है या उससे पहले जो लोग थे वो भी यही उनको समझा रहे थे, तमाम उनको जो है जो फॉरेन यहाँ पे लोग आ गए थे, नेटो की फोर्सेस थी या अमेरिकन फोर्सेस थी, वो थी, उनको सब यही बात कर रहे थे कि ये जो है इसका हल नहीं है। और आखिर में वो साबित हो गया कि वो जो है वॉर was not the answer and was not the solution to Afghanistan. Yes. इंडिया ने जो वहां पे किया, इंडिया ने जिस तरीके से वहां पे इन्वेस्टमेंट की, जिस तरीके से वहां पे रॉ का अमल दखल रहा और पाकिस्तान के अगेंस्ट वहां पे काम करते रहे और उन्होंने जिस तरह वहां पे इन्वेस्टमेंट की, उनके लिए बहुत बड़ा झटका और एक बहुत बड़ी सरप्राइज है। और हम ये समझते हैं कि अब जो है फिफ्थ जनरेशन जो वॉर है उसको जो है तो इसको लॉन्च किया हुआ है और करेंगे ताकि उसके जरिए जो है एक दूसरे के अवाम को एक दूसरे से दूर किया जाए। लेकिन इंशाल्लाह अब तालिबान में भी इतनी अच्छी सोच समझ आ गई है, उनमें भी अब तालीम याफ्ता समझदार समझ बूझ वाले लोग मौजूद है जो कि इंशाल्लाह इसको अपनाएंगे नहीं और उसको दूरी रखेंगे। हमारे पास यहाँ पे आपको मालूम ही है कि सेनेट के, नेशनल असेंबली के और जो मुख्तलिफ पार्टी की लीडरशिप है उनको बुलाया गया था और उनको साथ ये अफगान सिचुएशन
और जी इसके जी, ऊपर जो तो हालात एनएससी है उनको मीटिंग जी। डिस्कस किया अच्छा, गया था। मैं अलाउ मी मोहसिन साहब, मुझे एक क्विक ब्रेक की तरफ बढ़ना है और इसी नुक्ते पे वापस आएंगे नाजरीन, चूंकि अब कहा जा रहा है कि इसके ऊपर क्यों ना पाकिस्तान में पार्लियामेंट का एक इजलास बुलाकर मजीद ब्रेनस्टॉर्म किया जाए। मोहसिन साहब से, जनरल साहब से, दोनों से इसकी पूछेंगे कि ये इस दिस इन द ऑफिंग या ऐसी चीज हो सकती है। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की चौथी लहर की लपेट में है। हर नई लहर पिछली से ज्यादा शदीद साबित हो रही है। बार बार के लॉकडाउन, रोज रोज की माली मुश्किलात, ये सिलसिला कब और कैसे खत्म होगा? इन सब सवालों का जवाब है वैक्सीन। सिर्फ वैक्सीन के जरिए हम इस सिलसिले को खत्म कर सकते हैं, जिंदगी को मामूल पर वापस ला सकते हैं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपके इलाके में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन आए तो उनसे वैक्सीन लगवाएं या करीबी वैक्सीनेशन सेंटर तशरीफ लाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की चौथी लहर की लपेट में है। हर नई लहर पिछली से ज्यादा शदीद साबित हो रही है। बार बार के लॉकडाउन, रोज रोज की माली मुश्किलात, ये सिलसिला कब और कैसे खत्म होगा? इन सब सवालों का जवाब है वैक्सीन। सिर्फ वैक्सीन के जरिए हम इस सिलसिले को खत्म कर सकते हैं, जिंदगी को मामूल पर वापस ला सकते हैं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपके इलाके में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन आए तो उनसे वैक्सीन लगवाएं या करीबी वैक्सीनेशन सेंटर तशरीफ लाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। वेलकम बैक नाजरीन। रिज्यूम करते हुए जनरल साहब, आपने सुना मोहसिन साहब का इसमें ख्याल वाकई यही है कि तालिबान लगता तो यही है कि इवॉल्व अब हो चुके हैं, बट वी आर ऑल टू सी इफ दे एक्चुअली वॉक द टॉक, वो अपने कमिटमेंट्स को क्या निभाते हैं उसी तरह से। लेकिन ये जो टीटीपी के खिलाफ एक्शन है, एक तो इसके ऊपर बताइएगा जो पाकिस्तान ने डिमांड की है क्या तवक्को रखनी चाहिए, और दूसरा ये फरमाए मोर इम्पोर्टेंटली कि हम पाकिस्तान स्पेसिफिक अब इस पे असेंबली इजलास की डिमांड आप लोग कर रहे हैं, ऑपोजिशन कर रहे हैं, ये आप बताएं कितना जरूरत वक्त है इस वक्त। देखिए, पहली बात यह है कि ये टीटीपी वाला मसला तो इम्पॉर्टेंट है और वेरी राइटली हुकूमत ने इसको प्रायोरिटाइज किया है और कहा है, क्योंकि इससे हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, यंग हमारे आर्मी के ऑफिसर्स भी और बाकी सिविलियन और ये वो और ये, तो हमें बड़े पुरजोर तरीके से जब ये हुकूमत इनकी बन जाए, अभी ये ट्रांजिशन के अंदर है, दी मोमेंट ये आए तो हमारी एक प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जितनी कमीनगाहें हैं टीटीपी की या बीएलए की, उन नेस्ट के ऊपर छापा मार के उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जाए और कंफिस्केट किए जाए जो उनके पास सैटेलाइट कम्युनिकेशंस हैं और जो टॉप क्लास उनको इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, रा ने, मुसाद ने, सीआईए ने पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के। आपने अमेरिकन जो सेक्रेटरी डिफेंस जो पिछले एक पीछे थे चक हैगल, उनका बयान भी सुना होगा, उसने एडमिट किया कि ये यहाँ से प्रॉब्लम करते हैं, तो ये तो बड़ी ये बात है। लेकिन हमें इनको टाइम जरूर देना होगा ताकि ये सेटल डाउन हो और आगे चले। अच्छा, दूसरा बात है आपका हमारा इंटरनल। देखिए, पाकिस्तान की आवाज बैनुल अक़वामी सतह पे मुअस्सर तब होगी जब हम आपस में मुत्तहिद होंगे मुल्क के अंदर, ख़ुसूसन ऐसे इश्यूज के ऊपर जो कि हमारी नेशनल इंटरेस्ट के साथ क्लैश करते हैं। मसलन आप ये देखें कि ये जो मसला है अफगानिस्तान का, कश्मीर का मसला है, सी पैक का मसला है, आपका न्यूक्लियर डिटरेंस की बात है, एंड इवन कई इंटरनेशनल इश्यूज ऐसे आते हैं, मसलन यमन का मसला आया तो हम कलेक्टिवली सर जोड़ के बैठे, मैं भी उस वक्त सेनेट में था, और हमने एक मुत्तफिका करारदाद मंजूर करके रिकमेंडेशन दी कि क्या करना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ हमारा बहुत ही करीबी दोस्त सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व था और उनकी ख्वाहिश थी कि यमन के अंदर हम फिजिकल इन्वॉल्वमेंट करें। इसी तरह आपका पैलेस्टाइन के ऊपर अगर कोई मौक़िफ़ बनता है तो हमें इकट्ठा, उसके लिए ये जरूरी है कि वेयर एज जो अपोजिशन है वो बिटरली बेशक क्रिटिसाइज करे हुकूमत को, उसकी पॉलिसीज को जहां जरूरी है, और हुकूमत उनको नेगेट करे पूरे जोर के साथ और अपना आर्गूमेंट दे, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप न टूटे, पार्लिमानी आदाब को बालाए ताश न रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यू कैन एग्री टू डिसएग्री, और हम अभी ये मोहसिन साहब ये इसकी गवाही देंगे कि सेनेट के अंदर भी हमारा आपस में ताल्लुक भाइयों जैसा है, लेकिन मोहसिन साहब अपना एक व्यू पॉइंट और इनके सेनेटर्स देते थे और हम अपना एक डिग्निफाइड विद ए ग्रेस, आप अपना एक व्यू पॉइंट दें और जहां हुकूमत का अच्छा पॉइंट है उसको अप्रिशिएट करें, और जहां आप जरूरी है क्योंकि अपोजिशन भी इलेक्टेड लोग हैं, तो ये जॉइंट सेशन वाली प्रपोजल इज वेरी गुड। और उसके अलावा भी इमरान खान साहब जो पार्टियां बाहर हैं एपीसी भी बुला के उनसे भी मशवरा करके और हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, हर सूबे से, और फिर हमारा एक स्टांस हो, उससे प्राइम मिनिस्टर के हाथ भी मजबूत होंगे और पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी सतह पे जो स्टांस है वो भी मुअस्सर होगा और वो वेल थॉट आउट होगा। हम प्री मैच्योरली कोई ना ऐसी चीज करें जिसके ऊपर जो एनिमी है हमारा, जो हमेशा उनको लेवरेज मिले, को प्रॉस्पर नहीं होने देते, उनके नैरेटिव को हम सपोर्ट ना करें किसी तरीके से। ये मोहसिन साहब, पहले तो ये बड़ी लेजिटिमेट बात है, इसके ऊपर फरमाइएगा, क्या ऐसी चीज इन द ऑफिंग हो सकती है, हुकूमत कॉल करे, इजलास जॉइंट सेशन बुलाया जाए, फिर एपीसी की भी बात खासी लेजिटिमेट है कि जो पार्टीज चले नहीं है यहाँ पर या पार्लियामेंट का ऐसा हिस्सा नहीं है, उनको भी ऑन बोर्ड लें, कोई ऐसी चीज इन द ऑफिंग है हुकूमत की तरफ से? सर एक तो पहले इसका जवाब फरमा दें,
और जाहिर है फिर हमने अपने नैरेटिव पर भी बात करनी है, बट फर्स्ट ऑन दिस योर कमेंट। देखिए, मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि हमें दो तीन चीज़ों की तरफ बहुत ख्याल करना पड़ेगा। एक तो ये है कि हमारा जो भी अफगानिस्तान के मुतल्लिक हमारा बयान है, जो भी हमारा स्टांस है, जो भी हमारा एक्शन है, वो एक जॉइंट एक्शन हो। उसके लिए जो है तो मुल्की जो भी ये पार्टीज हैं, मैं समझता हूँ इनका जॉइंट सेशन बुलाना या इनके जो है ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना या जो भी इस तरह की कोई चीज़ है, उसमें कोई ममानियत नहीं है, उसमें कोई खराबी नहीं है। मैं समझता हूँ बल्कि वो नीड ऑफ द आवर है। करेक्ट, इस करेक्ट। तरह के सारे लोग जो है आपस में हम सलाह मशवरा करके और अपनी मुल्क की मफाद को देखते हुए हम आगे चलें। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जो यहाँ पे फॉरेन स्पॉन्सर्ड इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जिसमें के बाहर शकूक हैं और बाहर शकूक से बालातर हो गए, यानी उसके हमारे पास शवाहिद मौजूद है, यानी कि जिस तरह से TTP है या PTM है या BLA है वगैरह वगैरह, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके लिए हमें सेफ गार्ड करना पड़ेगा कि क्योंकि ये एक इस तरह का स्टंट है, एक इस तरह की मूव है जो कि पाकिस्तान की तरफ से आ सकती है। यानी पाकिस्तान की एंटी जो स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशंस है उनको पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए उनका इस्तेमाल हो सकता है। तो हमें उसकी भी बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। जिस तरह मैंने पहले कहा, 5th जनरेशन वॉर को हमें बहुत देखना पड़ेगा। साथ ही साथ ये है कि इस वक्त जो है आप देखें जो सिचुएशन पाकिस्तान में पहले से थोड़ी डिफरेंट है, वो ये है कि जो हमारे बॉर्डर एरियाज थे वो तमाम के तमाम वो ट्राइबल एरियाज के नाम से जाने जाते थे, आज वो मर्ज हो गए हैं पाकिस्तान में। इसलिए हमें वहां पे भी ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी क्योंकि वो ये काफी जरूरी एक एस्पेक्ट है। बिल्कुल। अच्छा मोहसिन साहब, आखिरी आपसे अर्ज ये कि आप मुकम्मल अपना नुक्ता नजर कीजिएगा इस पे, लेकिन ये भी इसका भी साथ इसी कंटिन्यूटी में जवाब फरमा दें कि आपने अभी कहा कि तालिबान, और अभी जनरल साहब भी इसी बात को रेकन कर रहे थे कि तालिबान ने जो कुछ अचीव किया है या जो भी उन्होंने हासिल किया है वो उनकी अपनी मेहनत है या जो भी उनका अपना वो है। पाकिस्तान हैज एज सच नथिंग टू डू विद दिस। और ये हमारे जो दुश्मन हैं सच एज इंडिया, वो आपको पता है इस तरह का एक नैरेटिव या एक ताना हम पर ये थोपने की कोशिश करते हैं। इसको हमने बड़ा इफेक्टिवली काउंटर करना है। हुकूमत ये कैसे करने का इरादा रखती है, क्योंकि ये काफी एक जरूरी एस्पेक्ट है जो हमें इसी 5th जनरेशन वॉरफेयर में आगे बढ़ाना है, जिसका आप भी तस्करा कर रहे हैं। तो यही बात है जी। देखिए, फॉल्स प्रोपेगेंडा जो है वो उनकी तरफ से अभी आएगा। हमने तो बड़ा क्लियरली पहले भी जो करजई साहब ने कहा उसमें सॉरी जो अशरफ गनी साहब ने कहा, उस वक्त ही इमरान खान साहब ने उस वक्त ही उनको रिबर्टी दे दिया था कि भाई दिस हैज नॉट हैपेंड एंड ही कैटेगोरिकली डिनाइड इट एंड दिस इज अ फैक्ट। और वो फैक्ट जो है उनके सामने बताया गया कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी वहाँ पे कोई इस किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि 20 साल से वो लड़के आ रहे हैं। और ये तो जो चीज है, ये अलबत्ता ये जरूर है कि इंडिया को वहाँ पे जो उनके अज़ाइम थे, जो उनके वहाँ पे इरादे थे, वो तमाम अमलिया मेट हो गए और उस वक्त उनको शर्मिंदगी का जो है सामना है और उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरीके से इसको जो है तो किसी तरीके से अपने आवाम को इसमें बता सके कि उनकी जो स्पेंडिंग थी, उनके जो इरादे थे वो वहाँ पे वो जो है फेलियर नहीं हुए। तो बहरहाल उसके लिए वो मुख्तलिफ किस्म के चीजें इस्तेमाल करेंगे, इंसर्जेंसी भी करने की कोशिश करेंगे, हमारा जो सी पैक है उसको भी साजिश करने की कोशिश करेंगे, जो कि हो रही है मुतहिद कौम है। और हमें ये मालूम है और दुनिया को ये बावर है कि हमारा इसमें कोई चाहे कश्मीर हो या अफगानिस्तान हो, इसमें हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है। हमारी मॉरल सपोर्ट जरूर हो सकती है, लेकिन हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट न थी और ना होगी। यही हमने नैरेटिव अपना आगे बढ़ाना है हमारे हक में। जनरल साहब योर पार्टिंग रिमार्क प्लीज। मैं आपके ब्रीफ रिमार्क पे ये सेगमेंट कंक्लूड करती हूँ। जी जनरल साहब। ओके राइट नाजरीन, ये पहला हमारा सेगमेंट था जिसपे मोहसिन अजीज साहब, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम, ऑब्वियसली इस वक्त चूंकि ये पाकिस्तान के लिए कौमी एक इशू है, मसला है और जंक्चर है, इसमें पाकिस्तान का सिर्फ एक बयानिया होना चाहिए, इसमें किसी तरह का हम डिफरेंस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
अफसोस के साथ अभी इन रीसेंट पास्ट ओनली बहुत सारे ऐसे मामलात रहे हैं जहां पर हुकूमत ऑपोजिशन मुख्तलिफ पेजेस पे होने की वजह से एक बड़ा उस पाकिस्तान की तरफ एक बुरा बैकलैश और हमारे दुश्मन के जो नैरेटिव है उनको तकवीयत मिली है। सो दैट शुडंट हैपन इन फ्यूचर। इसमें हुकूमत ऑपोजिशन दोनों को ये इंश्योर करना होगा। फौरी तौर पर नाजरीन अगले अपने सेगमेंट का मौजू का रुख करते हैं जो कि इसी से मुमासलत रखता है, क्योंकि अभी भी आपने सुना कि ये दोनों हजरात यही बात कर रहे थे कि किस तरह से भारत अब एक बौखलाहट का शिकार है। भारत को समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो इस वक्त होश के नाखून ले, और उसी का बदकिस्मती से ये नतीजा है कि गवादर में एक दफा फिर सीपैक को, चाइनीज नेशनल्स को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। जो गवादर में बदकिस्मत ये जो अटैक था, खुदकुश धमाका था, उसके नतीजे में चाइनीज नेशनल्स को निशाना बनाने की कोशिश की गई। चाइनीज एम्बेसी ने नाजरीन सख्त तरीन अल्फाज में इसकी मजम्मत की है और स्ट्रिक्ट मोस्ट एक्शन उन्होंने डिमांड किया है पाकिस्तान से, एंड राइटली सो, ये उनका हर तरह से हक भी है। आज नाजरीन शेख रशीद साहब वजीर दाखिला ये कहते हुए नजर आए कि किसी तरह से वो भारतीय साजिशों को जो है वो इसमें असरअंदाज नहीं होने देंगे और सीपैक जैसे गेम चेंजर मंसूबे को भारतीय साजिश या किसी भी दुश्मन साजिश का शिकार नहीं बनने देंगे। बीएलए कलअदम तंजीम ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है और नाजरीन दिस इज नॉट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। इन रीसेंट टाइम्स हमने देखा है कि इस तरह के जो दहशतगर्द कार्रवाइयां हैं और इस तरह के जो बदकिस्मत बुज़दिलाना हमले हैं वो मुसलसल हमारे इन अनासिर और इन्हीं तंजीमों की तरफ से, बीएलए, बीआरए वगैरह, उनकी तरफ से कराए जा रहे हैं। पर्टिकुलरली ट्राइंग टू अटैक और ट्राइंग टू सबोटाज सीबैक। ये उनकी एक बदकिस्मत साजिश है जो कि पाकिस्तान हर तरह से उसको नाकाम बना रहा है और आगे भी बनाएगा। पाकिस्तान की तरफ से अब क्या नीड ऑफ द आवर है, ये बात करेंगे। इस सिलसिले में जो तफ्तीश है वो कहां तक पहुंची है। कुछ रोज पहले ही आपको नाजरीन याद होगा हमने उस पर भरपूर प्रोग्राम किया था कि किस तरह से वजीर आजम इमरान खान ये भी चाहते हैं कि जो नाराज हमारे बलोच हैं उनको हम लोग दोबारा रिकनसाइल उनसे करें और उनके साथ एक रिकनसिलिएटरी प्रोसेस शुरू किया जाए ताकि इस तरह की कार्रवाइयों में उनको इस्तेमाल हमारे दुश्मन ना कर सके। वो कितना आगे बढ़ा है, उस पर क्या पेशरफ्त है, ये तमाम बातें हम लोग जानने की इस वक्त कोशिश करेंगे अपने सेकंड सेगमेंट के तहत। मीर ज़िया लांगो नाजरीन मुझे इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, वजीर दाखिला बलोचिस्तान बीएपी से। बहुत शुक्रिया ज़िया साहब आपकी मौजूदगी के लिए, आपके वक्त के लिए। पहले तो बहुत भरपूर मजम्मत इस बदकिस्मत वाक़े की, और ये बताइएगा इब्तिदाई अभी तक जो तहकीकात हैं, क्या चीज़ें सामने आई हैं, हमें कुछ बताएं इसमें कि क्या कॉन्क्रीट एविडेंस मिले हैं, और ये कि आइंदा खुदा ना ख्वास्ता इस तरह की चीज़ों की रोकथाम के लिए हुकूमत बलोचिस्तान क्या कर रही है। आपको वफाक का कितना सपोर्ट चाहिए या कितना हासिल है अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने जिक्र किया सबसे पहले इस दर्दनाक वाक़या का, जिसमें जो है हमारे चाइनीज को भाइयों को टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो उनके काफिले के गुजरने के बाद वहाँ जो 2-3 बच्चे थे उनको शहीद किया गया। अपने ही गरीब लोगों को, जिनके वालिदैन सरकारी मुलाजिम भी, एनडीआर में कोई कुल्ली है, कोई ये है, तो ये 20 साल से हम यही कह रहे हैं कि हमारे हमसाये मुल्क अफगानिस्तान में, हिंदुस्तान जो बैठकर 18 कौंसलेट खोले उसने, वहां से वो बैठकर लोगों को फंडिंग कर रहा है और अफगानिस्तान अपनी सरजमीन आजादाना तौर पर हिंदुस्तान और दहशतगर्दों को इस्तेमाल करने के लिए छोड़ रही है। इस सिलसिले में हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया है और मारा भी है जो यहाँ दहशतगर्दी करने के लिए आए थे। लेकिन इतने पैसे खर्च कर, मिलियन ऑफ डॉलर्स इंडिया जो खर्च कर रहा है, हमारे अपने कुछ लोग उनके जो है फैसिलिटेटर्स बने हुए हैं, तो वो कभी कभार ऐसे वाकयात में कामयाब हो जाते हैं। तो कल वजीर आला साहब, मैं, कोर कमांडर साहब, तमाम इदारों के लोग हम ग्वादर गए और हमने तमाम इदारों को सख्ती से कहा है कि इस अटैक में मुलविस लोगों को करार वाकई सजा देने और कानून की गिरफ्त में लाने के लिए सख्त से सख्त कोशिश करें। तो उसमें अभी तक कुछ पेशरफ्त हुई है जिसको मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसमें तफ्तीश में असर पड़ेगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये पाकिस्तान के दुश्मनों, सीपैक के दुश्मनों, बलोचों के दुश्मनों और बलूचिस्तान के दुश्मनों को जल्द इंशाल्लाह कैफर किरदार तक पहुंचा देंगे। अच्छा ज़िया साहब, ये तो जाहिर है और ये वाकया जैसे है ये कोई पहली मर्तबा नहीं, और बदकिस्मती से 2 इनमें से उनका ताल्लुक जो रीसेंट अभी हुए हैं बलूचिस्तान से है, क्योंकि जाहिर है उसका जो कल्मिनेशन पॉइंट है सीपैक का वो गवादर है, बलूचिस्तान में है।
तो लिहाजा वहां पर ज्यादा ये इसको हदफ बनाया जा रहा है बदकिस्मती से दहशतगर्दों की तरफ से। दो वाकयात, तो ये वाकया, इससे पहले उन्होंने एक होटल को निशाना बनाने की कोशिश की, फिर कराची में हमने देखा, और दासू अटैक जिसपे वजीर खारजा ने बताया कि किस तरह वो एनडीएस और रॉ ने मिलकर कराया। ये बताइएगा जिया साहब के सिक्योरिटी क्या बीफ अप की गई है, क्योंकि ये चाइनीज की तरफ से बहुत बड़ी, आपको पता है कि एक डिमांड थी और उनकी बहुत दुरुस्त एक उनकी ये मांग थी कि उनके जो यहाँ पर पर्सनल है, उनके अमला है, उनकी सिक्योरिटी बहुत और मजीद उसमें जिद्दत लाएं, उसको और सख्त तरीन करें। क्या इस हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत अपना भी बताएं कि आपकी क्या एफर्ट है, और आपको वफाक की तरफ से अभी इस पूरे इस चीज में क्या जो साथ है या सपोर्ट है, क्या मिला है, कितना मिला है? देखिए, जिस तरह आपको पता है कि सीपेक की सूरत में चाइना और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रोशन मुस्तकबिल आगे देख रहा है, तो हमारे दुश्मनों को एक आंख भी नहीं खटकती कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो। तो हिंदुस्तान, एनडीएस समेत हमारे वो लोग जो दुश्मन के हाथों बिके हुए हैं, सबकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से सीपेक को नुकसान पहुंचाया जाए। सीपेक के लिए हम बलूचिस्तान हुकूमत ने अपने तमाम वसाइल बरूई कार लाने का फैसला किया है, जिसके लिए सीपेक रूट और चाइनीज की सिक्योरिटी के लिए खास इकदाम किए गए हैं। इस सिलसिले में 2 हफ्ते पहले इमरान खान साहब ने चाइनीज की सिक्योरिटी के सिलसिले में इस्लामाबाद में एक इजलास भी बुलाया था, जिसमें जो है सूबाई हुकूमत की भी नुमाइंदगी थी। तो उसमें ये फैसला किया गया कि वफाक की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट जो पहले से भी दी जा रही थी, दी जाएगी, और चाइनीज की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा। तो उनको भी, चाइनीज को भी अच्छी तरह पता है कि सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत अपने तमाम एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन ये दहशतगर्द जो आए हैं, ये इनको फैसिलिटेट किया जाता है अपने लोगों की तरफ से, जिसमें वो इक्का दुक्का कार्रवाइयों में कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लांगो साहब ये भी इजाफी तौर पे इसी तसलसल में फरमाएं कि ये चीनी तरफ से इस पूरी बात पर क्या इत्मीनान का इजहार किया गया है जो आप लोग उनको इसमें पेशरफ्त करके बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खासी सख्त अल्फाज में अपनी जो स्टेटमेंट है वो जारी की है इस वाकये के बाद, तो वो कितने इन कॉन्फिडेंस हैं आपके इन मेजर्स को लेकर? देखिए, वो उनको मुकम्मल कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर। मजीद जो हम भी चाहते हैं कि मजीद उसको हम सख्त करें, और उनकी भी ये ख्वाहिश है, तो उनके साथ मिल बैठ कर जितनी भी सिक्योरिटी उनको जरूरत होगी सूबाई हुकूमत उनको फराम करेगी। और उनकी डिमांड के अलावा भी सूबाई हुकूमत की कई मीटिंग्स हुई जिसमें उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम बढ़ाए भी गए हैं, और मजीद आगे भी फुल प्रूफ किए जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और जाहिर है इसका एक बहुत जरूरी जुज है इस पूरे मामले का, वजीर आजम इमरान खान अब से कुछ हफ्ता पहले जब बलूचिस्तान गए तो उन्होंने भी इस बात पे बात की कि किस तरह से नाराज बलोच को मनाने की अब वफाक की तरफ से एक कोशिश की जा रही है, ये मौजूदा हुकूमत कर रही है। इससे पहले भी जो गुज़िश्ता हुकूमतें हैं वो इस किस्म की कोशिशें कर चुकी हैं, क्योंकि बदकिस्मती से जो ये इस किस्म के दहशतगर्द हैं, आपको मुझसे बेहतर पता है कि वो इस तरह के लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपनी इन कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए। इस मामले पर कितनी पेशरफ्त है, ये जो रिकंसिलिएटरी प्रोसेस हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही आपको बताता चलूं कि वजीर आला बलूचिस्तान भी अपनी कई स्पीच में कह चुके हैं कि नाराज बलूच असल में वो लोग हैं जो बलूचिस्तान में रहते हैं, जिनको इधर रोजगार का मसला है, जिनको इधर गुर्बत ने जकड़ लिया है, हम उनके मसले हल कर रहे हैं। बाहर जो लोग बैठकर दुश्मन के कहने पर अपने मुल्क के खिलाफ काम करते हैं और यहाँ के रहने वालों की कत्ल गारतगिरी करते हैं, उनको मारते हैं, वो जो है मैं समझता हूँ कि नाराज बलोचों की उसमें कैटेगरी में नहीं आते, हाँ। टेररिज्म फैला रहे हैं। सही है। तो बाहर बैठे बलोचों के साथ मुज़ाकरात के लिए मैं समझता हूँ एक साजगार माहौल होना चाहिए, जिससे जो है वो अपनी दहशतगर्दी से जो है अपना हाथ हटा लें, हिंदुस्तान से अपना हाथ हटा लें, एनडीएस से अपना हाथ उठा लें, एक पुरअमन शहरी बनने का वादा करें पाकिस्तान के लोगों के साथ, ताकि एक साजगार माहौल बने। अगर कोई आके दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रहा है, उसके खिलाफ सैकड़ों एफआईआर हैं, तो उन सब के मसले प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ बाहर बैठे हुए लोगों को एक माहौल बनाना होगा, पुरअमन रहना होगा, ताकि रियासत को बातचीत करने ये तो जिया साहब आपने बिल्कुल बजा फरमाया, आपने बाहर बैठे लोगों की बात की। अब जो अंदर जो मुकीम, जो बलूचिस्तान में मुकीम अपने इनके मुकामी लोग हैं, उनके बारे में भी फरमाएं कि उनको साथ इस रिकंसिलिएटरी प्रोसेस में, या वो अगर जो नाराज हैं और बदकिस्मती से आलाकार बन जाते हैं दहशतगर्दों के, उनको मनाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए क्या सिलसिला है?
देखिए, जो दहशतगर्दी करते हैं और मुल्क के दुश्मनों के साथ मिलकर इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनका जुर्म बहुत बड़ा है। वो अपने मुल्क के खिलाफ साजिशों से बाज आ जाएं, वो अपने मुल्क के खिलाफ दुश्मन के तय हुए रास्ते से हट जाएं, तो उनके लिए हुकूमत हर वक्त बात करने के लिए तैयार है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि उनको इसमें पहल करनी होगी और उनको इन साजिशों से बाज आना होगा। ये देखिए, स्टेट तो टेररिज्म नहीं कर रही, टेररिज्म वो लोग कर रहे हैं, तो उनको टेररिज्म को रोकना होगा, उनको एक माहौल साजगार बनाना होगा। ठीक है, यानी और इसमें तो आपको पता है वजीर आजम का अपना ये एक एंडेवर था कि वो कह रहे थे कि हम मनाएंगे उन लोगों को, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फेयर इनफ वजीर आजम साहब ने फैसला किया है, अच्छा फैसला किया है। वजीर आजम साहब की इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनको भी कुछ करना होगा। सही है, यानी कि उनको, हाँ ये बात तो है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो इंसान दहशतगर्दी कर रहा हो खुदा ना खास्ता मुल्क के खिलाफ, उससे आप बातचीत शुरू कर जाएं। आपकी बात सही है, काफी वजन है इसमें। ये ज़िया साहब, इस पे एक जरूरी नुक्ता है, इस पे आपने काफी जाती तौर पर भी काम किया है। आपको पता है ये लोग काफी इसके ताने बाने मिसिंग पर्सनस वाले मामले से जोड़ते हैं कि वो तमाम लोग, और आपको पता है कि इन तरह की कार्रवाइयों में भी काफी मर्तबा पिछली जो कार्रवाइयां हुई हैं उन लोगों के नाम आए हैं जो कि इन्हीं फहरिस्तों का हिस्सा होते हैं। लेकिन कुछ वो हैं जिनको ऑब्वियसली जो कि गैर जरूरी तौर पर या उनके साथ नाजायज तौर पर वो मिसिंग हैं। ये भी चले, उनकी ग्रीवेंस भी ठीक है। इसमें कोई तवाजुन, कोई स्ट्राइक करने की कोशिश जो आपने जाती तौर पे की है, तो वो हमें बताएं। देखिए, मैं जब ये हुकूमत बनी जिसमें मैं वजीर दाखिला का कलमदान मुझे सौंपा गया, तो मैं सबसे पहले लापता बलूचियों के कैंप में गया। मैं उनके कैंप में गया तो उनको बाकायदा मैंने दावत दी कि आप मेरे ऑफिस आ जाएं, हम मिल बैठ के इस मसले को एड्रेस करते हैं। तो उनके जो है चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच, मामा कदीर बलोच, 2-3 खवातीन हमारी बहनें मेरी ऑफिस आई। तो उन्होंने मैंने कहा आपके कितने अफराद लापता हैं? तो उन्होंने मुझे टोटल 392 लोगों का फहरिस्त दिया जिसमें कि ये लापता हैं। तो वो मैंने कहा कि हुकूमत की जितनी कोशिशें हुई तो हुकूमत अपनी कोशिशें करेगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर मुल्क बैठे होते हैं, जो दुश्मनों के साथ बैठे होते हैं, लेकिन उनका नाम लापता में दिया जाता है। तो उस सिलसिले को आगे बढ़ाया गया। तो अभी भी आप जो है वॉइस ऑफ मिसिंग पर्सन के प्रेसिडेंट से, चेयरमैन से बात कर सकते हैं। उन्होंने खुद अपने जावेद इकबाल साहब फेसबुक में दिया है कि हमारे तकरीबन 392 में से 320 बंदे अभी बाजियाब हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि इस पे भी काफी पेशरफ्त है आप कह रहे हैं, और यकीनन ये भी एक अहम मामला है जो कि बदकिस्मती से ऐसे लोगों को इस्तेमाल होने का बहाना एक दे देता है। मुआशी सतह पर भी ऑब्वियसली इन चीज़ों को हम एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन ज़िया साहब मेरे पास चूंकि वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया इस बहुत ज़रूरी मौजू पर, इस सेगमेंट पर। नाजरीन, ये भी यकीनन एक डेवलपिंग स्टोरी है क्योंकि इसके ऊपर आगे एक्शन पाकिस्तान से राइटली मांगा गया है और पाकिस्तान ने इस पे मुकम्मल इस बात की यकीन दहानी कराई है कि इसके ऊपर सख्त तरीन एक्शन होगा। यकीनन इस चीज़ को भी हम अपने डेवलपिंग स्टोरीज के साथ ही कवर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।